हेलो दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीडीपी की इस क्लास में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं लिव वाइगोत्स्की। लिव वाइगोत्स्की के सिद्धांत क्या हैं और ये सिद्धांत सीटेट एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन या कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं लिव वाइगोत्स्की को। सबसे पहले हम समझते हैं लिव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो अगर उस सिद्धांत का नाम समझें, उस सिद्धांत को कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इसी वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी किसको कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को ही। ठीक है, आगे की ओर चलें। लिव वाइगोत्स्की, सबसे पहले बात समझेंगे कि लिव वाइगोत्स्की थे कौन, इनका नाम क्या था और ये कहाँ से, किस देश से संबंधित थे। तो लिव वाइगोत्स्की जो थे वो एक रूसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन थे? रूसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था वाइगोत्स्की लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। इनका पूरा नाम क्या था? लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की नाम था। ठीक है, इन्होंने दिया क्या? इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को भी अब क्या कहा जाने लगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन कहा जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी बच्चा या व्यक्ति सीखेगा वो कहाँ से सीखेगा? सामाजिक संपर्क विकास से सीखेगा। यानी जब वो समाज में निकलेगा और समाज के अन्य लोगों के साथ घुले मिलेगा तभी वह उसका क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी वाइगोत्स्की कहना क्या चाहते थे कि बालकों का जो सामाजिक विकास और भाषाई कौशल का विकास होता है वो सामाजिक विभूतियों के द्वारा होता है, सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा होता है। आगे की ओर समझें कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये बताता है कि समाज और संस्कृत के अंतर क्रिया करके बालक कैसे सीखता है। ठीक है, यानी बालक में जो भी विकास होगा, विकास कहाँ पर होगा? सामाजिक अंतःक्रिया के बाद उसका विकास होगा। सबसे पहला विकास तो कहाँ पे होता है? परिवार में रहेगा। परिवार में रहेगा तो उसी हिसाब से वो काम करेगा। अगर किसी का परिवार बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो उसकी प्रवृत्ति उसी प्रकार से रहेगी। अगर किसी परिवार में बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई का अच्छा माहौल है, तो उसके परिवार में भी बच्चे उसी माहौल में ढले होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जबकि पियाजे क्या मानते थे कि पियाजे ये मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होगा। पियाजे का मानना क्या था? पियाजे ये मानते थे कि पहले विकास की सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो बाहर उसमें क्या होगा? उसमें सीखने की क्षमता का विकास होगा, उसमें अधिगम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे की ओर चलें। ठीक है, अब क्या समझेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार तब शिक्षण कैसा होता था। तो वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण को देने के लिए जब बच्चे क्या करेंगे? लोगों और पर्यावरण के साथ संवाद करेंगे। बच्चे लोगों के साथ घुले मिलेंगे, पर्यावरण के साथ संवाद करेंगे, तब वो उनकी शिक्षा स्टार्ट होगी। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसीलिए शामिल किया गया है कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान से सिखाया जाए। अब पर्यावरण के साथ संवाद कैसे करेगा? पर्यावरण में आप जानते हैं गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है, तूफान भी आते हैं। तो तूफान, आंधी, ये सब जब आते हैं तो वहाँ पर बच्चा किस प्रकार से सामंजस्य बिठाता है, किस प्रकार से वहाँ पर कार्य करेगा, इन सब की जो शिक्षण होती है वो किसके अनुसार है? वाइगोत्स्की के अनुसार है। ठीक है, यानी वाइगोत्स्की का मानना क्या है कि बालक अपनी समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर और अवलोकन करके सीखता है। इसीलिए इस लेवोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सामीप्य सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सामाजिक सामीप्य सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये आती है कि लेवोत्स्की ने क्या कहा। लेवोत्स्की ने कहा था कि बच्चों के संग यादों के विकास की अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी बच्चों को
अन्य समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, उनके माध्यम से उनकी यादों को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। यादों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, सामाजिक मापदंड को समझते हुए अधिक कुशल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आती है, जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान होगा। अब हिंदू में क्या संस्कृत है, हिंदू में पूजा पाठ करने की संस्कृत है, पूजा करने की संस्कृत है। अब बाहर निकलेगा तो बाहर बहुत सारे लोगों से मिलेगा, तो उसे अन्य धर्मों की, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बातें पता चलेगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चे की क्षमताएं और व्यवहार को आकार देने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं जीन पियाजे का क्या मानना था। जीन पियाजे का मानना था कि पहले विकास होगा, उसके बाद अधिगम होगा। लेकिन लेव वाइगोत्स्की क्या मानते थे, लेव वाइगोत्स्की मानते थे कि पहले अधिगम होता है और फिर बाद में क्या होता है, विकास होता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में। ठीक है, आगे की ओर चलें, बात करें। अब ल्यू वाइगोत्स्की ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए जेपीडी तत्व का प्रतिपादन किया। यानी ल्यू वाइगोत्स्की ने अब दो धारणाएं बनाई। ठीक है, जेपीडी को क्या कहते हैं, जेपीडी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। अभी हमने बताया था कि सामाजिक सामीप्य सांस्कृतिक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, क्योंकि बालक लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सीखता है। और लोग कहाँ होंगे, बच्चों के आसपास होंगे। ठीक है, समझ में आ गई। यानी वास्तविक विकास के स्तर को तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कि वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच जो अंतर पाया जाता है उसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी जेपीडी को समीपस्थ विकास का क्या कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी भाषा का जो विकास होगा वह किसके द्वारा होगा, अंतःक्रिया द्वारा होगा। और अंतःक्रिया अब कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। एक आंतरिक संभाषण होगा और दूसरा कैसा होगा, बाह्य संभाषण होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जेपीडी समीपस्थ यानी सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक को सोच व व्यवहार में क्या करती है, निरंतर बदलाव लाती है। अब बात आती है जेपीडी। जे का मतलब होता है जोन, पी का मतलब तो होता है प्रॉक्सिमल और डी का मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यानी बच्चे के अंदर जो विकास होगा, वातावरण से जो विकास होगा वो भी इसी में शामिल है, और उस विकास को कहेंगे अंतरीकरण। उस विकास को क्या कहेंगे, अंतरीकरण कहेंगे। अब जेपीडी की पहचान कैसी होती है, मान लीजिए, ठीक है, जब कोई बच्चा समस्या को हल करने के लिए निकट पहुंच जाता है लेकिन मदद के बिना समस्याओं को खुद हल करने में असमर्थ होता है। मान लीजिए बच्चे को क्वेश्चन दिया जाता है और बच्चा उस क्वेश्चन में फंस जाता है। तो बच्चा जब क्वेश्चन में फंस जाता है तो आप देखते हैं बच्चों को कोचिंग भेजा जाता है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। मतलब बच्चे को जहाँ पर समस्या हो उस समस्या को टीचर क्या कर सकें, हल कर सकें। यानी वो स्वयं समस्याओं को हल करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, यानी किसी सहायता की ज़रूरत होती है। जेपीडी में क्या कहा है कि संभावित विकास, मतलब उसमें विकास, संभावित विकास हो गए हैं, लेकिन उस विकास को विस्तार देने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, मार्गदर्शन देना पड़ेगा, गाइडलाइन देना पड़ेगा। ठीक है, यानी बच्चा क्या होता है, बच्चे की वर्तमान क्षमता और समस्या को हल करने की संभावित क्षमता के बीच एक अंतराल को दर्शाता है। अब बच्चे की वर्तमान क्षमता है कि वह हल तक तो पहुंच गया है, लेकिन हल करने तक तो पहुंच गया, लेकिन बिना मदद के वह उस समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। तो वर्तमान क्षमता और समस्या को हल करने के बीच जो अंतराल पाया जा रहा है उसी को कहते हैं संभावित क्षमता। यानी बच्चों को उस अंतराल में क्वेश्चन आ भी सकता है या किसी के द्वारा आ सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, इसी में उन्होंने दो विकास दिए, एक वास्तविक विकास दिया और दूसरा क्या दिया, संभावित विकास दिया। ठीक है, अगला विकास क्या है,
अगला विकास है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। यानी मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है जब कोई बच्चा किसी विशेष जानकार व्यक्ति से सीखता है, जो बच्चे से ज़्यादा जानता हो, किसी विषय के बारे में सबसे ज़्यादा जानता हो। जैसे कौन हो गया, अध्यापक हो गए, माता पिता हो गए और दोस्त। इसलिए इसको मोर नॉलेजेबल अदर कहा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाती है, अब मोर नॉलेजेबल अदर में क्या आते हैं, इसमें बनता है इसको स्कैप होल्डिंग, जिसे पाठ या ढांचा कहा जाता है। यानी वयस्कों द्वारा दी जाने वाली जो अस्थायी सहायता या सलाह होती है उसको क्या कहते हैं, इसके होल्डिंग कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सहायता किसके द्वारा दी जाएगी, वयस्कों द्वारा दी जाएगी। और कैसी सहायता होगी, अस्थायी सहायता होगी। अस्थायी सहायता के द्वारा वह बच्चा क्या करता है, अपने अंदर स्थायी ज्ञान को इस फोल्ड करता है, बनाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग, पाढ़ या ढांचा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके फोल्डिंग जो संबंधित होता है इसे मचान निर्माण का विकास भी कहते हैं। और इसका फोल्डिंग संबंधित किससे होता है, यह संबंधित होता है JDP से। किससे संबंधित होता है, JDP से संबंधित होता है। ठीक है, यह एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में क्या करती है, परिवर्तन। इसका फोल्डिंग क्या करती है, सहायता के स्तर में क्या करती है, परिवर्तन करती है। इसलिए ढांचा निर्माण विकास या पाढ़ या मचान निर्माण विकास कहा। अब बात आती है कि भाषा पर लेव वाइगोत्स्की ने क्या विचार दिया था। तो भाषा पर लेव वाइगोत्स्की के जो विचार थे वो निम्न प्रकार थे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या था कि भाषा और चिंतन शुरू में कैसे होते हैं, शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, पहले भाषा और चिंतन तो अलग अलग होती है, लेकिन बाद में एक साथ होकर एक नए ज्ञान को जन्म देते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा, लेव वाइगोत्स्की दूसरी विचारधारा की कि पहले क्या आता है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले क्या आता है, पहले आता है भाषा, पहले क्या आती है, भाषा आती है, और बाद में क्या आते हैं, विचार आते हैं। ठीक है, इसी आधार पर इन्होंने निजी भाषा या आंतरिक भाषा का विचार प्रतिपादित किया। अब इसमें क्या होगा, निजी भाषा या आंतरिक भाषा में बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। यानी बच्चा काम करते हुए क्या करता रहता है, खुद से क्या करने लगता है, खुद से बातें करने लगता है। बच्चे का खुद से बातें करना या अपने कार्यों की योजना बनाना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वाक या वार्ता कहलाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब विशेष पॉइंट देखते हैं आगे की ओर क्या है। अब लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा विकासशील भाषा के कार्य के 3 चरणों के माध्यम से प्रगति करता है। पहला क्या होगा, पहला होगा सामाजिक भाषण, जो कि स्टार्ट होगा 3 या 4 वर्ष की आयु से, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहेंगे मस्तिष्क आंतरिक संभाषण। ठीक है, जिसे कहेंगे संभाषण, सामाजिक भाषण। इसका उपयोग कहाँ पर करेगा, इसका उपयोग बड़े पैमाने पर दूसरों को नियंत्रित करने या सरल अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
यानी सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच का जो प्रयोग किया जाता है, जिसे बाह्य संभाषण भी कहते हैं, का प्रयोग दूसरों को नियंत्रित करने तथा सरल अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी जब अपने विचारों की ध्वनियों में परिवर्तन या दूसरों से बातचीत करता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य संभाषण कहते हैं। अब बाह्य संभाषण अगर शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो शाब्दिक संभाषण होगा। ठीक है, कैसा संभाषण होगा, शाब्दिक संभाषण होगा। अब इसी शाब्दिक संभाषण में अगर बात करें भाषा यंत्र की, तो भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सामाजिक अंतःक्रिया होती है। यानी जब हम किसी से बात करेंगे, बाह्य संभाषण करेंगे, तो वहाँ पर भाषा यंत्र काम करेगी। ठीक है, जिससे हम उसके संस्कृति से जुड़ी संस्कृति तक क्या करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टर्म की बात करें तो दूसरा टर्म कहता है कि दूसरी भाषा होगी अहम केंद्रित भाषा, जिसे मस्तिष्क आंतरिक संभाषण कहेंगे, जिसकी उम्र चालू होती है 3 से 7 वर्ष। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर स्वयं के बारे में बात करता है। यानी मस्तिष्क आंतरिक संभाषण में जब बच्चा होगा तो वह अपने आप से खुद से बातें करेगा, और स्वयं से बात करना बच्चों का क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, जिससे वे क्या करते हैं, आत्म केंद्रित संभाषण करते हैं। यानी बच्चे के अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने की जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, अहम केंद्रित भाषण की भूमिका होती है। अब बात करें कि आंतरिक भाषण, आंतरिक अभी हमने पर क्या पढ़ा, मस्तिष्क आंतरिक संभाषण। अब पढ़ेंगे आंतरिक भाषण क्या है, जो कि 7 वर्ष से अधिक की उम्र में चलती है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, इसमें जो बच्चा होगा विचार और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले अनकहे शब्दों द्वारा चिन्हित करते हैं। यानी यहाँ पर शब्दों अपने खुद से बातें नहीं करेगा, अपने मन में ही विचार करेगा। ठीक है, जैसे वाइगोत्स्की स्कूलों में भाषा संबंधी गतिविधियों और कक्षा के अंदर और बाहर पाठ्यचर्या संबंधी बातचीत में सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने के लिए क्या करते हैं, जोरदार तर्क करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, वाइगोत्स्की ने ये कहा कि बच्चों को स्कूलों और भाषा संबंधी गतिविधियों और कक्षा के अंदर और बाहर पाठ्यचर्या संबंधित बातचीत में सांस्कृतिक तत्वों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, जिससे उनकी आंतरिक भाषण अधिक प्रविष्ट हो सके, अधिक महत्वपूर्ण हो सके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे की ओर चलेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो कि लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन को ध्यान दें तो देखेंगे कि विद्यार्थी को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखा गया। उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है, अभी आपने पढ़ा था, इसका जस्ट उदाहरण जिसमें सहायता की जाए, किसी दूसरे द्वारा सहायता की जाए, उसको इसका फोल्डिंग कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है पाठ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रतिवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्रमबद्धता, या चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिपादक अध्यापन। तो यहाँ पर देखेंगे कि बच्चा खुद ही समस्या का हल कर रहा था, लेकिन अध्यापिका ने उसे संकेत दिया और आधे सुलझे उदाहरण दी। तो इसलिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, पाठ या स्कैफोल्डिंग। पाठ या स्कैफोल्डिंग अभी आपने जस्ट पढ़ा है, उसमें आपको ये बताया गया है कि बच्चे जब समस्या में फंस जाते हैं तो कोई दूसरा उनमें क्या करता है, सहायता करता है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाषा एवं विचार पर लेख चाइमोस्की क्या सुझाते हैं। यानी चाइमोस्की भाषा एवं विचार पर क्या कहते हैं, चाइमोस्की कहते हैं पहला ऑप्शन भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, दूसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, तीसरा ऑप्शन भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, और चौथा ऑप्शन है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो लेख चाइमोस्की ने क्या कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, निर्देशित करती है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करेगी, निर्देशित करेगी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 3 बात करें, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बिना नहीं समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, सी ऑप्शन है BF स्किनर, और डी ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग।
तो आप देखेंगे आपका जो सही जवाब होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना व्यक्तिगत विकास को नहीं समझा जा सकता, वो किसने दिया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, लेओ वाइगोत्स्की ने दिया है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापक अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन ए अवलोकन और अधिगम का, ऑप्शन बी पाठ का, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक अधिगम का, ऑप्शन डी है अनुकूलतम का। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 में देखेंगे कि अगर आधा संप्रत्यय, विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए केवल अध्यापिका बच्चे को अगर आधा हल देगी, थोड़ा सा हेल्प करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? पाठ बोलेंगे, स्कैफ फोल्डिंग बोलेंगे, ठीक है, मचान बोलेंगे, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 4 में सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करें, अगर 4-5 साल के उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए उनकी आत्मकेंद्रितता को दर्शाता है, ऑप्शन बी उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, ऑप्शन सी उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, या ऑप्शन डी उनको अपनी सोच में नियमित करने में मदद करता है, ठीक है। तो 4-5 साल का बच्चा अगर खुद से बातें कर रहा है तो उसमें चेंजिंग क्या आएगी कि वो बच्चा खुद से सोचेगा, खुद की सोच को नियंत्रित करेगा और वह अपनी सोच नियमित करने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें। लेओ वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया, सरल बताया? ऑप्शन ए सहकर्मी सहयोगिता, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, ऑप्शन सी रटकर याद करने पर बल, और ऑप्शन डी गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन 6 में आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेओ वाइगोत्स्की ने एक दूसरे का साथ देने को कहा, यानी एक सहायक अध्यापिका की ज़रूरत हो या एक सहकर्मी की ज़रूरत को महसूसता से को ज़्यादा उपयोगी बताया। यानी अगर बच्चा समस्या में फंस गया है तो उसको थोड़ा सा हिंट देने के बाद, यानी जो उसका साथी होगा वो आसानी से उसको हिंट दे पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 7। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेओ वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? ऑप्शन ए बच्चे को अप्रेरित करेगी, ऑप्शन बी उसे आक्रामक बना देगी, ऑप्शन सी अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी, या ऑप्शन डी सीखने में क्या करेगी? सीखने में मदद करेगी। तो आप देख रहे हैं अमन एक पहले का टुकड़ा लेके कुछ बना रहा था, लेकिन सही जगह पर सही हिस्सों को फिट नहीं कर पा रहा था, तो उसकी माँ ने सहायता कर दिया। तो उसकी माँ अगर सहायता करेगी तो किस चीज़ का काम करेगी? पाठ बनाने का काम करेगी। अगर पाठ बनाया जाएगा तो अगर पाठ बन गई तो आप जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा सही ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगर डी की बात करें तो लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? ऑप्शन ए समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, ऑप्शन बी गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, या चौथा ऑप्शन है कि प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। तो आप देखेंगे गलत जवाबों पर बच्चों को अगर दंडित करेंगे तो बच्चे कभी सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप रहेगा, मतलब अध्यापक हस्तक्षेप ही नहीं करेगा तो बच्चे वहाँ पे समस्या में ग्रसित हो जाएंगे, उसके बाद भी उनमें पढ़ने का मन नहीं रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी गलत हुआ। अब बात आती है समस्या के समाधान है तो स्थिर पद दर पद निर्देश देना। अब अगर स्थिर पद दर पद निर्देश देंगे तो बच्चा क्या होगा?
उसको ऊब लगने लगेगी, यानी बच्चा जिस समस्या में फंसा है, जहाँ पर फंसा है, उसको वहीं पर ज्ञान देंगे। इसलिए आपका ऑप्शन ए भी गलत हुआ। तो आपका सही जवाब कौन सा हुआ? आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हुआ? सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 9। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, किस क्षेत्र का? समीपस्थ विकास क्षेत्र का। ऑप्शन ए अध्यापन और मूल्यांकन में, ऑप्शन बी केवल अध्यापन में, ऑप्शन डी प्रवाही बौद्धिकता की पहचान करने में। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा कि समीपित विकास का क्षेत्र हमें वहाँ पर देना चाहिए जहाँ पर क्या किया जाए, जहाँ पर अध्यापन किया जाए और मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पर कोई समस्या में कोई बच्चा पड़ जाए तो उसमें क्या, अध्यापन और मूल्यांकन दोनों करना पड़ेगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 10। लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र। सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ क्या दर्शाती है? दी गई सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान दक्षता की तुलना में। ऑप्शन ए कुछ नीचे है। ठीक है, निकटस्थ का क्या मतलब हुआ? कुछ नीचे है। ऑप्शन बी कुछ ऊपर है। ऑप्शन सी उसी स्तर पर है, या ऑप्शन डी बहुत ऊपर है। ठीक है, तो निकटस्थ का मतलब होता है, लेव वाइगोत्स्की में निकटस्थ का जो मतलब होता है वो होता है कुछ ऊपर की ओर। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगर ये चैनल आपको पढ़ने में मज़ेदार लग रही है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दे दिया जाता है।